So strategies for enhancement of food production. Yes. So today we are going to discuss the topic from this chapter, that is plant breeding. तो यहाँ पे देखो प्लांट ब्रीडिंग वाला जो इसमें टॉपिक है, इसमें देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर टू बी अंडरस्टूड. कुछ चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल है. सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कंसेप्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, मेमोरी बेस्ड. तो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं. ओके. सो मेमोरी बेस्ड को याद करने के लिए जो मैंने जैसे अपने टाइम पे जो ट्रिक्स यूज़ की थी वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, जिससे कि ये जैसे पूसा स्वार्निन वाले ये जो टेबल्स हैं वो आपको आसानी से याद हो जाए. ठीक है. अब यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करेंगे. So the steps of plant breeding, conventional breeding methods, modern methods, status of agriculture in India, enhancement of food crops productivity, breeding for number 1 disease resistance, number 2 insect pest resistance, nutrient enrichment. Okay, then there are certain methods apart from the breeding that by using those methods we can increase the productivity to great levels, like tissue culture, single cell proteins, somatic hybridization. ओके. सो एक एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखो स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. अब प्लांट ब्रीडिंग समझने से पहले रीजन जानते हैं, व्हाई, क्यों करना है प्लांट ब्रीडिंग. कोई भी चीज करने से पहले उसका व्हाई पता होना चाहिए. ठीक है. व्हाई डू वी नीड प्लांट ब्रीडिंग. तो अगेन द आंसर इज टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. भाई डेवलपिंग कंट्री में जो इकोनॉमी चलाने वाली चीज है दैट इज इकोनॉमी, द सेक्टर विच रन्स द इकोनॉमी इन मेजोरिटी इज द एग्रीकल्चर. सो टू इंक्रीज द फूड डिमांड्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, we need to increase the productivity. और प्रोडक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है, प्लांट की अलग अलग वैरायटीज़ को रेज करना और फिर उनको ब्रीड करना. अब जो मैं स्टेप्स बताऊंगी ब्रीडिंग के, ठीक है, these are the steps of conventional methods of breeding.
बहुत आसान है, ये देखो ये सभी स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप प्लांट ब्रीडिंग, एक प्लांट की अच्छी क्वालिटी की ब्रीड बनाना चाहते हो? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सिलेक्शन ऑफ गुड पेरेंट्स। और सिलेक्शन किस में से करोगे? जब आपके पास कुछ रिजर्व होगा तभी तो करोगे ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि मुझे वीट की एक वैरायटी क्रिएट करनी है, एक हाइब्रिड वैरायटी बढ़िया सी क्रिएट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास वीट के अलग अलग पौधे होने चाहिए ना, जिनमें से मैं अपने पेरेंट्स का सिलेक्शन करूंगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म का मीनिंग क्या है? आप जितने भी जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सो ऑल द वैराइटीज ऑफ अ प्लांट, लेट्स से wheat, are stocked। तो ऑल द वैराइटीज ऑफ द प्लांट ऑफ द wheat are stocked। अब किस फॉर्म में हम इसको स्टॉक करते हैं? इन विच फॉर्म? इट कुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सीड, ठीक है, इट कुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रायो प्रिजर्वेशन, okay, so many botanical research institutes have stock of the germ plasms of the various varieties of the plants। जिसका भी हमें हाइब्रिड क्रिएट करना हो हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? स्क्रीनिंग करोगे अब, ठीक है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म। तो मुझे बनानी है भाई वीट की हाइब्रिड वैरायटी, तो मैंने वीट के अलग अलग जो वैरायटीज थी, ठीक है, लेट्स सपोज ए बी सी डी ई, ये मेरे पास अलग अलग वैरायटी थी जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट करा, ओके। अब आप सभी का एनालिसिस करोगे, आपकी नीड पे डिपेंड करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आपको सेमी ड्वार्फ वैरायटी चाहिए, आपको कैसी वैरायटी चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको न्यूट्रिएंट रिच वैरायटी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए, तो कर लो सेलेक्ट। तो स्टेप नंबर 2, इवैल्यूएशन ऑफ द जर्म प्लाज्म एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो सपोज मेरी नीड है कि मुझे एक प्लांट चाहिए जो कि ड्वार्फ वैरायटी हो, ठीक है, और एक ऐसा चाहिए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो मैंने क्या किया, बी और डी दोनों में मुझे मेरी डिजायरेबल क्वालिटीज मिली, मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या करा दोगे? अब आप ब्रीडिंग करा दोगे, ठीक है। सो नाउ दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स। तो सेलेक्टेड पेरेंट्स थे मेरे बी और डी, दोनों का मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन करने का आर्टिफिशियल तरीका मालूम है ना, ठीक है, कि एक प्लांट है अगर आपके पास, सपोज दिस इज द मेल प्लांट, तो मेल प्लांट के पोलन आप कलेक्ट कर लेते हो, और सपोज दिस इज अ फीमेल प्लांट, तो फीमेल प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं आप इसको पहले बैग करते हो,
फिर उसके बाद पोलन को यहाँ से आर्टिफिशियली डस्ट करते हो, फिर रीबैगिंग करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल लेट द सीड टू डेवलप। तो अब टाइम देंगे प्लांट को जब तक सीड्स बनेगी, ठीक है। अब हमने जब हाइब्रिडाइजेशन किया तो इसका रिजल्ट आएगा प्रोजेनी F1 जनरेशन, ठीक है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी कर रहे थे, दैट इज बी और डी की। तो बी और डी की जब हमने क्रॉसिंग करा दी तो हमारे पास आ गई F1 जनरेशंस। अब F1 जनरेशन में बहुत सारे बच्चे आ गए, बहुत सारे हाइब्रिड निकल के आ गए, है ना। तो लेट्स सपोज X, Y, Z, W, ये मेरे पास क्या निकल के आ गए, हाइब्रिड्स निकल के आ गए। अब क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, ब्रीडिंग आपके हाथ में है। अब आपको देखो सेलेक्ट करना है कि इसका ड्वार्फनेस और इसका डिजीज रेजिस्टेंस वाला ट्रेट किस पौधे के अंदर, किस हाइब्रिड के अंदर आया है। उसी के साथ तो आप आगे चल के उसी की तो प्योर लाइन बनाओगे। जो आपके काम की नहीं है उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके क्या करोगे, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड्स या सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट शब्द लिखा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड। हाइब्रिड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने तो इसको रिकॉम्बिनेंट्स भी कह सकते हैं हम। सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड। अब सुपीरियर हाइब्रिड देखो क्या होता है, सपोज कर लो कि Z जो है ये एक ऐसी हाइब्रिड है जो दोनों ही पेरेंट से बेटर है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं हेटेरोसिस। दैट इज द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हैविंग characters of both the male parents and even if it is better than the both parents. तो hybrid variety better than the parents. तो इसके साथ आप आगे टेस्टिंग करोगे। अब आपने हाइब्रिड सेलेक्ट कर ली, स्टेप नंबर 5 सिलेक्शन हो गया सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट का। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे हम, ठीक है। तो टेस्टिंग की एक्चुअली क्या ये परफॉर्म कर पा रही है, टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स दैट यू हैव सेलेक्टेड, ओके। अब देखो टेस्टिंग कैसे कराते हैं हम। टेस्टिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो है नंबर 1 कि इसको हम दैट इज लेबोरेटरी में ही टेस्ट करें। सो लेबोरेटरी कंडीशंस, नंबर 2 इन द फार्मर्स फील्ड। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्ट करते हैं। So first we test the hybrid variety in the laboratory condition. We check the performance. We evaluate the performance. अब मान लो इसने लेबोरेटरी कंडीशन में अच्छा परफॉर्म किया। अब आप क्या करोगे, इसको हमारी धरती पे, हमारी जो सॉइल है उस पर टेस्ट करोगे, फार्मर्स फील्ड में टेस्ट करोगे कि क्या ये वैरायटी इंडिया के हिसाब से, ठीक है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोड्यूस देगी अपनी सॉइल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो फार्मर फील्ड, अब हम इंडिया में क्या है, देयर आर 3 ग्रोइंग सीजन्स, ठीक है, 3 ग्रोइंग सीजन्स, दैट इज राबी सीजन जिसमें विंटर क्रॉप्स उगाई जाती है, ठीक है, खरीफ सीजन जिसमें के फॉर खरीफ, के फॉर कड़क गर्मी, जून जुलाई के महीने में जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं, एंड ज़ैद। तो 3 ग्रोइंग सीजन्स हैं इंडिया में। तो तीनों ग्रोइंग सीजन्स फार्मर्स फील्ड में टेस्ट तो करना है, लेकिन तीनों ग्रोइंग सीजन्स में टेस्ट करना है कि इसकी विंटर में परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, इसकी ड्यूरिंग द ज़ैद सीजन, ड्यूरिंग द खरीफ सीजन कैसी परफॉर्मेंस देता है ये, ठीक है। अब तब जाके इसकी असली टेस्टिंग होती है। तो व्हेन यू हैव टेस्टेड, नाउ इफ द क्रॉप्स हैव सेटिस्फाइड योर रिजल्ट्स, you can release that
एंड आप उससे प्योर लाइन बना सकते हो, ठीक है। सो नाउ द रिलीज एंड डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन्स। तो प्योर लाइन कैसे बनाई जाती है? इंट्रा जनरेशनल क्रॉसेस करा के। जैसे कल आपको एक चीज बताई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जनरेशन आपस में इनमें इनब्रीडिंग कराना, इससे क्या होता है कि प्योर लाइन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, चाहे आपको डिजीज रेजिस्टेंट वाले क्रॉप बनाने हैं, चाहे आपको पेस्ट रेजिस्टेंट वाले बनाने हैं, ये 5 स्टेप कॉमन ही रहेंगे, ठीक है। Now, next topic is status of agriculture in India. पहले क्या रहा, आज के डेट में क्या स्टेटस है इंडिया का, ठीक है, एग्रीकल्चर का इंडिया में। तो एक टाइमलाइन की मदद से मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। 'Okay, so let's understand what has been the condition of agriculture in India before independence, after 1960s and how it changed. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 18th सेंचुरी इंडिया जो है मुगल शासक के रूल के अंडर था, ठीक है। और 18th सेंचुरी खत्म होते होते क्या था कि मुगल शासक खत्म हो गया था, अंग्रेजों ने आकर के, ठीक है, अलग अलग जो है टेक्निक्स अपनाई थी, ठीक है, अलग अलग मैनिपुलेटिव चीज़ें यूज़ करके ये मुगल शासक को ख़त्म करा दिया। अब यहाँ पे क्या शुरू होता है, कॉलोनियल एरा। अब देखो कॉलोनियल एरा में देखो हमारे फार्मर्स का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया गया। तो ब्रिटिशर्स बेसिकली इंडिया में आए थे किस पर्पज से, व्हाट वाज द पर्पस, ट्रेड, प्रॉफिट, ठीक है। वो कहते थे हम आपको सिविलाइज करने आए हैं, यू आर अनसिविलाइज पीपल, बट असली मोटिव क्या था उनका, ट्रेड, प्रॉफिट कमाना। सो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इनिशियली, बट देन दे सॉ दैट आवर ओन प्रिंसेस, ठीक है, they are fighting amongst each other, so they utilized this, they availed this thing and they started making profit, ठीक है, from our country। अब इन्होंने प्रॉफिट देखो कैसे कमाया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको ये चीज समझाती हूँ, जैसे ये बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिगो की वैरायटी मिलती थी एक, और उसकी क्वालिटी जो थी वो यूरोपियन वैरायटी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो बेसिकली क्या करते थे, हमारे इंडिगो की जो डिमांड थी वो बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और प्लस हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही एक ऑप्टिमल पोजीशन पे है, ठीक है। इंडिया जो है हमारे बिल्कुल सेंटर से इसका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हर तरीके की सॉइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर का स्टेटस इस समय बहुत अच्छा था, ठीक है, अभी तक भी बहुत अच्छा था। अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल स्टेपल क्रॉप्स होती थी जैसे कि राइस है या वीट है, उसकी जगह पे जिस क्रॉप की बाहर के देशों में डिमांड हुआ करती थी, जैसे इंडिगो, टोबैको चाइना में सेल किया जाता था, टी, प्लांटेशन क्रॉप्स पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे जो फूड क्रॉप्स हुआ करते थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैश क्रॉप्स में। यहीं से तो शब्द आया है कैश क्रॉप, कि जिसको बेच के भाई पैसा मिलेगा। फूड क्रॉप्स को इन्होंने क्या कर दिया, कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके कारण क्या होता है, इंडिया में आता है दैट इज अराउंड दिस 1920-30, ठीक है, वर्स्ट फेमिन। सबसे पहले बंगाल में आया था, ठीक है, और 1947 इससे 20 साल पहले, 20 साल बाद इंडिया में ऑलमोस्ट फेमिन वाली कंडीशन ही, फेमिन का मतलब भूखमरी, ठीक है। इतना हमारे किसानों का लॉस हुआ था, प्लस हमारी जो क्रॉप्स थी, इनिशियल एग्रीकल्चर पूरा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया था, पूरे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से अपनी कंट्री के लोगों को फूड फीड करने में क्या हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। और शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया था, फेमिन, दैट इज भूखमरी। अब देखो क्या होता है आफ्टर दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में 1960s वॉज द गोल्डन एरा फॉर आवर एग्रीकल्चर, क्योंकि 1960s में एक लेजेंडरी शासक के वजह से, ठीक है, लेजेंडरी शख्स की वजह से, दैट इज नॉर्मन ई बोरलग, ठीक है, एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे हमारी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको इनहेंस किया था, ये हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सो द एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, we will understand how it revived our agriculture. So let's take the examples. Wheat. तो wheat की प्रोडक्शन आप देखोगे बिफोर 1960s, आफ्टर 1960s, $11 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई, 75 मिलियन, ठीक है। राइस की प्रोडक्शन कितनी हो गई, 35 मिलियन से अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन। तो ऐसा क्या हुआ था भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से इतने कौन से चेंजेस आ गए थे कि हमारी जो क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो सीधा, ठीक है, ये 4 गुना भी नहीं, 5 गुना भी नहीं, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ज्यादा है, ठीक है। दिस इज 7 टाइम्स मोर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स मोर। तो हाउ दिस चेंज हैपेंड, तो देखो वीट की जो सबसे पहले देखो हमारी जो एग्रीकल्चर था सबसे ज़्यादा नुकसान उसको किसकी वजह से होता था, नंबर 1, ठीक है, इंडिया में देखो क्या है कि 70%, मैं इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रही हूँ, 70% ऑफ पॉपुलेशन उस समय क्या था, इट वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब देखो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज मात्र, जीडीपी कंट्रीब्यूशन 35%। इसका मतलब अधिकतर जनसंख्या तो है एग्रीकल्चर में, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी लो होने का कारण क्या था, रीजंस फॉर द लो प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेड लैंड सीलिंग्स। जो गांव में रहे हैं उनको ये चीज पता होगी, फ्रेगमेंटेड लैंड सीलिंग्स, कि लोगों के पास जमीन तो है लेकिन जो पैचेस ऑफ लैंड है जिसपे कल्टीवेशन होता है वो बहुत छोटा है, उससे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकल सकती है, ठीक है। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस मच, और इसका रीजन क्या रहा है, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। नंबर 2, अटैक ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट, जिसके कारण हमारे बहुत से किसान सुसाइड करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट के कारण पूरी फसल खराब हो जाती है।
और इसका एक कारण हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी है, मोनोकल्चर प्रैक्टिस। मोनोकल्चर प्रैक्टिस का मतलब कि आपने पूरे उस फार्मर्स फील्ड में क्या है, वीट की ही खेती की हुई है। अब वीट बोरर आ गया तो पूरी वीट की फसल तो गई। अगर आप कुछ ऐसा करते थे कि वीट, एक रो वीट की आपने, फिर एक रो जो है आपने किसी दूसरे पल्सेस की, फिर एक रो वीट की, फिर एक रो पल्सेस की, इससे क्या होता है, एक फसल तो आपकी बची रहती, ठीक है। तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस एक कारण है इसका, अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। अब देखो हमारी सॉइल बहुत अच्छी है, नो डाउट, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, हर तरीके की सॉइल है। साउथ में जाओगे ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है। अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल वी हैव फॉर द डिफरेंट फूड क्रॉप्स। लेकिन द प्रॉब्लम इज आवर सॉइल इज डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। आवर सॉइल इज डेफिशिएंट in certain nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, especially phosphorus। इसलिए क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से देखो व्हाट चेंज हैपेंड, इट इंट्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, इट इंट्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स इन इंडिया, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, लैंड का हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एरिया कवर करते हैं वो है 2.5%, लेकिन पॉपुलेशन है 17%, ठीक है। तो लैंड को तो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, यू कांट इंक्रीज के लोगों के घर तोड़ के उसको फार्म में कन्वर्ट कर दिया, सो यू कांट इंक्रीज द लैंड अंडर कल्टिवेशन। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज हाई yielding variety of seeds. So all these changes have happened in the wake of green revolution. Wheat, specifically talking about wheat, semi-dwarf varieties of wheat were introduced. कुछ varieties का example IR8, it was developed by International Rice Research Institute. एक T से करके होगा, that is ताइचुग नेटिव 1, ये ताइवान, T फॉर ताइचुग, T फॉर ताइवान। अब इसको देखो याद करने का भी तरीका है, IR8, I फॉर IR8, I फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये बाहर की वेराइटीज है। अपने इंडिया की वैरायटी की बात करते हैं, सेमी ड्वार्फ वैरायटी जया एंड रत्ना, नाम से ही पता चल रहा होगा भाई कि इंडिया की वैरायटी है, ठीक है। सो जय 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 रत्ना, ठीक है। ये राइस की वैरायटी IR8, ये राइस की वैरायटीज हैं, दैट इज IR8 एंड ताइचुग नेटिव 1। वीट की वैरायटीज की बात करें तो सोनालिका एंड कल्याण सोना, वीट की वैरायटीज सोनालिका एंड कल्याण सोना। अब इसको देखो याद कैसे रखेंगे, तो वीट का याद करने का तरीका गोल्डन कलर की होती है थोड़ी सी, तो सोना वर्ड से आप याद कर सकते हो वीट की वैरायटी, ठीक है। इसका मैंने बता ही दिया। सो दिस वॉज अबाउट वीट एंड राइस। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर क्रॉप्स लाइक शुगर केन। हाँ तो बताओ भाई कि इंडिया में, पहली बात ये बताओ कि शुगर केन की जो फसल होती है उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है। What all conditions are necessary for the growth of sugarcane? Number 1, good temperature. Temperature 25 degrees Celsius, 22 to 25 degrees Celsius. It is a water intensive crop. मतलब पानी ज्यादा कंज्यूम करने वाला क्रॉप है, तो
तो जहाँ ज़्यादा बरसात होगी, जहाँ ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होगा, वहाँ शुगर केन की खेती की जा सकती है। अब इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन देखो, एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट जोग्राफी, ठीक है। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास कर रहा है। अब देखो क्या हमारे पास ऑप्टिमल कंडीशन हो सकती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये पूरा जो रीजन होता है, दिस इज ट्रॉपिक्स। यहाँ से सपोज ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। शुगर केन क्या है? ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो कैन इट ग्रो इन इंडिया? यस, ठीक है। अब इंडिया में देखो, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। पहले जमाने में देखो, पहले टाइम में क्या होता था कि ये जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है, यहाँ पे शुगर केन की खेती कराई जाती थी बिकॉज ऑफ द गुड एग्रीकल्चरल फैसिलिटी। ग्रीन रिवोल्यूशन के तहत जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी सबसे, वो इरिगेशन फैसिलिटी जो आई है, वो नॉर्दर्न पार्ट्स में, हरियाणा, पंजाब, यूपी में सबसे ज़्यादा आई है, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स में कम, ठीक है। तो गुड इरिगेशन फैसिलिटी, गुड टेम्परेचर, सॉइल, these conditions were conducive for the growth of, that is, sugarcane in the northern areas. But later on what happened कि जो शुगर मिल्स होती थी, शुगर मिल्स ने धीरे धीरे साउथ की तरफ, महाराष्ट्र, साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। What brought about the shift of sugar mills to the south? Let's understand now. अब मैं आपको एक वैरायटी का एग्जांपल देके ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्थ की एक वैरायटी है सैकरम बारबेरी, बारबेरी। साउथ की एक वैरायटी है सैकरम ऑफिसिनेरम। अब ये जो नॉर्थ वाली वैरायटी है, इसकी जो क्वालिटी है, इट इज नॉट एज गुड एज द ऑफिसिनेरम, इट इज गुड बट नॉट एज गुड एज ऑफिसिनेरम। इसकी जो स्टेम होती है वो काफी पतली होती है, इसलिए इससे जो शुगर कंटेंट निकलेगा वो काफी कम होगा। ये मोटी स्टेम वाला होता है ऑफिसिनेरम, ठीक है। इट इज हैविंग थिक स्टेम्स एंड हायर शुगर कंटेंट। बट द समस्या इज कि साउथ वाली वैरायटी कहती है कि मैं नॉर्थ में ग्रो नहीं करूंगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्थ में ग्रो कराने के लिए, नॉर्थ वाली जीन अगर इसके अंदर आ जाए तो ये नॉर्थ में भी ग्रो कर लेगी भाई, ठीक है। तो अगर इसका हाइब्रिड बनाया जाए, इफ वी क्रिएट द हाइब्रिड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स, इट विल हैव द थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट एंड विल बी एबल टू ग्रो इन द नॉर्थर्न रीजन। तो इन दोनों को जो है क्रॉस करके हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई थी ताकि शुगर केन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे बढ़ाई जाती है फसल की प्रोडक्टिविटी। जो अभी मैंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी आपसे डिस्कस की, यू डिडंट आस्क मी कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी होने से क्या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो होती है किसी भी फसल की, अगर जो है इफ इट इज लॉन्ग तो उसमें न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होने में समय लगता है। सेमी ड्वार्फ वैरायटी में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, दैट इज द फायदा। ठीक है। Now plant breeding for disease resistance. तो कुछ वैराइटीज इसमें हम डिस्कस करेंगे। मेथड हाउ, तो सेम वही 5 स्टेप जो अभी आपने पढ़े, इसलिए मैंने कहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर, वही 5 स्टेप है, ठीक है। आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया, उसमें से आपने बेस्ट जर्म प्लाज्म सेलेक्ट किया जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें देखो इस कन्वेंशनल मेथड से हमने कौन कौन सी क्रॉप्स डेवलप की हुई है। किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी जब
उसका आपको सक्सेस रेशो पता होता है. सो दैट्स व्हाई दीज टेबल्स आर गिवन इन द एनसीईआरटी. तो ये है क्रॉप की वैरायटी एंड दिस इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. तो सबसे पहले हमारे वीट की वैरायटी. तो वीट की यहाँ पे वैरायटी जो है दैट इज ब्रासिका, सॉरी वीट की वैरायटी जो है दैट इज हिमगिरी. एंड दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू हिल बंट. अब इसको देखो, याद करने का तरीका क्या है. गिरी जो है, पर्वत को गिरी कहते हैं, एक पर्यायवाची है हिल्स का, तो इससे याद रहेगा आपको हिल बंट. ठीक है. ब्रासिका, पूसा स्वर्निन, ये इसकी वैरायटी है पूसा स्वर्निन एंड इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट वाइट रस्ट. अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया है. स्वर जो होते हैं सफेद होने चाहिए, मतलब एक होते हैं काले अक्षर, काले शब्द. ठीक है. स्वर कैसे होने चाहिए भाई, सफेद होने चाहिए, वाइट रस्ट. ठीक है. तो कोई बात नहीं भाई, चाहे जितनी भी स्टूपिड टेक्निक हो, याद होने से मतलब है. ठीक है. काओ पी. तो काओ भाई हमारे इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट की जाती है काओ की. उसको बड़ा ही कोमल तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत लाड प्यार से रखा जाता है. तो पूसा कोमल. ठीक है. इन्फेक्शन बैक्टीरियल ब्लाइट. चिल्ली, चिल्ली तो सबको याद रहेगा भाई, बड़ी ही हाँ पूसा सदाबहार. Now it is easy to remember chili mosaic virus. कॉलीफ्लावर की देखो कोई बनाओ यार. ठीक है. कॉलीफ्लावर की तो एक तो रटना ही पड़ेगा. ठीक है. कॉलीफ्लावर से देखो याद कर सकते हो एक, नहीं देखो कॉलीफ्लावर, कॉली से आप वर्ड बना सकते हो काली. ठीक है. काली मीन्स ब्लैक, सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्लैक रस्ट. ठीक है. ब्लैक रॉट एंड कर्ल, या ब्लैक कौन सा है, ब्लैक ब्लाइट, ब्लैक रॉट. ठीक है. तो इससे आप याद कर सकते हो. और इसकी जो वैरायटी है दैट इज पूसा शुभ्रा. तो ब्लैक कलर शुभ होता है, नहीं होता ना. ठीक है. तो पूसा शुभ्रा. तो काला वर्ड से सारी चीजें लिंक हो गई. चलो बताओ भाई, काओपी की वैरायटी पूसा कोमल. ठीक है. और स्वर्निन इज रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट. ठीक है. हिमगिरी हिलबंट. ठीक है. तो याद हो जाएगा. स्लाइड्स दे दूंगी मैं. ठीक है. तो ये थे कुछ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग. अब हम कुछ देखेंगे आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स. कन्वेंशनल मेथड के साथ समस्या क्या है. आपको कोई भी नई चीज पढ़नी होती है, आप पुरानी वाली चीज की समस्या पहले जाना करो कि व्हाट वाज द नीड, क्यों जरूरत पड़ी हमें कोई और मेथड अपनाने की. तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स वेरी कम्बरसम. आपने देखे ना 5 स्टेप, और 5 स्टेप में भी वो बहुत आसान नहीं भाई, सालों लग जाते हैं एक बढ़िया सी वैरायटी बनाने में. ठीक है. टेक्स मेनी इयर्स टू डेवलप अ गुड वैरायटी, टाइम कंज्यूमिंग. और आज की जनरेशन के पास टाइम की बहुत कमी है. ठीक है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग. तो
प्लस श्योरिटी ऑफ रिजल्ट्स इज नॉट देयर, क्योंकि आपको पता है जेनेटिक्स कैसे काम करता है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज देयर, आपने एक हाइब्रिड सीड बना ली इतनी मेहनत करके, लेकिन कैरेक्टर्स तो सेग्रीगेट हो जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू, आज हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल मेथड्स है ब्रीडिंग के, म्यूटेशन ब्रीडिंग, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, बेसिकली हेयर वी मेक यूज ऑफ रेडिएशंस टू कॉज, रेडिएशन से हम क्या कर सकते हैं भाई, म्यूटेशन, यूजफुल म्यूटेशन to evolve the desirable trait, okay, plant with a desirable trait। अब इसका सक्सेस जानना है तो म्यूटेशन ब्रीडिंग से एक क्रॉप की वैरायटी डेवलप की गई है, दैट इज मूंग बीन, ठीक है। और ये जो मूंग बीन की वैरायटी डेवलप की गई है, मूंग बीन की जो वैरायटी डेवलप की गई है, इट इज रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस। So it is resistant to yellow mosaic virus। एक आपको बड़ी बढ़िया वैरायटी बताती हूँ। हमने क्या करना है, एक भिंडी की वैरायटी बनानी है, वैरायटी ऑफ अ भिंडी। अब देखो, हमने एक भिंडी की ऐसी वैरायटी बनानी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है। अब डिजीज रेजिस्टेंस पता है कौन से पौधे होते हैं जो वाइल्ड में ग्रो करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, मान लो भिंडी का एक ऐसा पौधा है, जैसे एक होता है ना कि जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, और जो शहर वाले होते हैं एयर कंडीशन, हर समय उनको यही चाहिए, जहाँ जाएंगे कैब से जाएंगे, ठीक है, या गाड़ी से जाएंगे कभी, हाँ बस। तो क्यों, क्योंकि जो गांव में पले बड़े हैं वो रेजिस्टेंट है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी हुई, हम रहे हैं कंफर्ट जोन में। तो ये जो वाइल्ड वैरायटी है भिंडी की, ये उस गांव के लड़के की तरह है, तो इट इज़ मोर रेजिस्टेंट। अब शहरी वैरायटी जो है, इसको हमें रेजिस्टेंट बनाना है, क्या कर सकते हैं भाई, इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर इस वाइल्ड वैरायटी की जीन को हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो क्या ये रेजिस्टेंट हो जाएगा इसकी तरह। सो इसकी रेजिस्टेंट जीन हम निकाल के इसके अंदर इंट्रोड्यूस, भाई बायोटेक है आज हमारे पास, क्या नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस तरीके से एक भिंडी की वैरायटी बनाई गई थी, उसका नाम है परभानी क्रांति। देखो क्रांति ले आया हम, ठीक है। सो परभानी क्रांति, अबेलमोस्कस एस्केलेंटस। Okay, so we have seen how can we develop the plants which are resistant to the diseases. Now we will see the plant breeding for development of disease resistant to insect pest.
देखो कुछ ना प्लांट्स के अंदर नेचुरल मेथड्स होते हैं। हर एक प्राणी जो इस धरती पे आया है वो अपने सर्वाइवल के लिए आया है, ठीक है। तो उसी तरीके से खाली आपको पता है, पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि एनिमल्स ही कॉन्शियस नहीं होते, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस है। उन्हें पता है कि कौन सा पेस्ट आकर के मेरे को खाएगा, ठीक है, मेरी फसल को खराब करेगा, तो उनमें कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। In wheat, solid stem is a resistance to the stem sofly, ठीक है। Insects will not like to prefer the solid stem, ठीक है, तो it is resistance to stem sofly। कॉटन को सबसे ज्यादा खतरा है भाई बोलवॉर्म से, तो कॉटन ने क्या किया, अपनी वैरायटी को नेक्टरलेस बना दिया, टाइम के साथ इवॉल्व हो गई नेक्टरलेस। अब नेक्टर ही नहीं है तो इंसेक्ट क्यों आएगा, ठीक है। वो इसके पास आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कॉटन से खेलना पसंद है, उसको कुछ मिल रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, तो नेक्टरलेस वैरायटी इसीलिए बन गई कॉटन की, इवॉल्व हो करके। तो ये नेचुरली है, ठीक है। सो इट डज नॉट अट्रैक्ट, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म्स, ठीक है। मेज, हाई कंटेंट ऑफ, मेज की वैरायटीज ने क्या किया, अपने अंदर हाई कंटेंट ऑफ एस्पार्टिक एसिड डेवलप कर लिया, ठीक है। लो कंटेंट ऑफ शुगर डेवलप कर लिया एंड नाइट्रोजन, जिसके लिए इंसेक्ट आता था इसको खाने के लिए, अब आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेज बोरर इसलिए इसको अब रेजिस्ट करते हैं। So this provides the resistance against maize borers. Okay. तो ये तो नेचुरल तरीके हैं। अब जो हमने बनाए हैं भाई ब्रीडिंग करके, ब्रीडिंग वही 5 स्टेप जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिए। कौन कौन सी वैरायटी बनाई गई है, तो अगेन ये एक दूसरा टेबल है जिसके आपको रट्टे मारने हैं। अब जैसे भी इसको परमानेंट मेमोरी से एसोसिएट करो अपनी, ठीक है, जैसे मैंने उसमें करवाया। तो क्रॉप, उसकी वैरायटी और इंसेक्ट। So number 1, brassica, that is rapeseed mustard. Rapeseed mustard इसकी जो वैरायटी है फनी, पूसा गौरव, ठीक है, and it is resistant to aphids. फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, सेम 3, इसमें भी रेजिस्टेंस किसके खिलाफ है, जेसिड्स एंड एफिड्स एंड कॉर्न बोरर। ओकरा, भिंडी की एक वैरायटी है, ठीक है, इसकी पूसा सवानी, एंड इट इज रेजिस्टेंट टू शूट एंड फ्रूट बोरर्स। तो भाई इसके ट्रिक्स बना के मेरे को बताना, ठीक है। स्वामी लोग भिंडी खाते हैं, हाँ फ्रूट्स भी खाते होंगे फिर तो ठीक है। चलो इससे हम याद कर सकते हैं कि स्वामी लोग चिकन विकन नहीं खाते, भिंडी खाते होंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, और फ्रूट से या फिर भिंडी से ठीक है।
ठीक है, इसका तो मेरे से अभी तक कोई नहीं बना, ठीक है, कुछ बनता है तो बताऊंगी मैं, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। What is the difference between hunger and hidden hunger? हंगर और हिडन हंगर में क्या फर्क है? देखो इस पूरे वर्ल्ड में 840 मिलियन लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, इसको कहते हैं हंगर। लेकिन वर्ल्ड के लेवल पे ही बात करूंगी, मोर देन 1 बिलियन पीपल को फूड मिल रहा है, लेकिन उस फूड में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो फूड तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो इसको हिडन हंगर कहा जाता है। Why reason? Reason is poverty. They cannot afford, we people can afford to buy the fruits, vegetables, horticulture crops, but these people they can't even afford these. ठीक है, खाली राइस व्हीट से खाली स्टार्च मिलेगा ना, so we need बैलेंस डाइट। अपनी बॉडी के लिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। सो टू कर्व द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है उसका, तो टू कर्व दिस प्रॉब्लम द सॉल्यूशन इज बायोफोर्टिफिकेशन। ये एक ऐसा ब्रीडिंग है, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये एक ऐसा ब्रीडिंग है, इसमें आप बेसिकली आपका पर्पस क्या है, आप इस तरीके की हाइब्रिड वेराइटी बनाओगे विच इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ hybrid varieties rich in the nutrients like oil, proteins, vitamins, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो। विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मिनरल एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट नेसेसरी मैक्रो न्यूट्रिएंट तो चाहिए होते हैं डाइट में। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं जरा बताना? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। मतलब कि ये डाइट में चाहिए लेकिन लेस क्वांटिटी में, पर इनकी बॉडी में कमी हो जाएगी ना, इट विल लीड टू सम और द अदर डिजीज। तो कौन कौन सी वैरायटी बनाई गई है बायोफोर्टिफिकेशन से? सो अ व्हीट वैरायटी ऑफ व्हीट, Atlas 66, protein enriched variety। आयरन फोर्टिफाइड राइस। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिड डे मील में जो बच्चों को खाना दिया जाता है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे खाना तो दिया जाता है बट इट इज़ अगेन डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो उनकी डाइट होगी उसमें आयरन फोर्टिफाइड राइस दिए जाएंगे। सो बिकॉज आयरन फोर्टिफाइड, आयरन से क्या होगा, इंडिया में आपको बता दूं 50% women are anemic।
तो इट विल कर्ब दिस प्रॉब्लम ऑफ अनीमिया। और विमेन स्वस्थ नहीं तो ठीक है, बालक भी स्वस्थ नहीं है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इन्होंने जो वैरायटी डेवलप की है दैट इज विटामिन ए इनरिच्ड। सबसे ज्यादा किसमें होती है? कैरेट, ठीक है, स्पिनच, पंपकिन। विटामिन सी ये बहुत पसंद होता है लोगों को खाने में। बिटर गॉड, करेला, ठीक है, नहीं पसंद। तो विटामिन सी इनरिच स्पिनच, बथुआ। तो आपकी सभी फेवरेट सब्जियां स्पिनच, बथुआ, करेला, ठीक है, दे आर रिच इन विटामिन सी, इम्यूनिटी देता है। ओके, सो एक ये तरीका है। सिंगल सेल प्रोटीन। So what do you understand from this? एक 250 किलो की गाय जो मिल्क देती है उसमें करीब 200 ग्राम प्रोटीन होता है। यही अगर आप 250 ग्राम माइक्रोब्स लोगे ना, ठीक है, वो आपको कितना प्रोटीन दे सकते हैं? 25 टन्स, ठीक है। सो व्हाई नॉट शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल मेथड्स टूवर्ड्स द सिंगल सेल प्रोटीन। तो इनको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स। अब देखो फायदा क्या है इनका। ये जो माइक्रोब्स हैं, पहली बात तो आप देखो कितनी लेस क्वांटिटी में कितना प्रोटीन दे सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेती हूं मैं, स्पिरुलिना, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि हैंडलिंग इजी है, इनमें ब्रीडिंग कराना बहुत मुश्किल, कम्बरसम प्रोसीजर, हैंडलिंग इज वेरी इजी। प्लस cost effective method of creating protein enriched diet। कितनी कॉस्ट लग जाएगी? ये जो माइक्रोब्स है कहाँ ग्रो करते हैं? सड़े गले मटेरियल्स पे, मोलासिस पे, वेस्ट पे, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत अच्छा तरीका हो गया। इट ग्रोज ऑन मोलासिस, वेस्ट, ठीक है। सो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग, ठीक है। इसको रेज करने में आपको कैटल फार्म मैनेजमेंट हमने किया था कल, ठीक है। कितना पैसा, कितनी मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें लगती है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा मेथड हो गया, ठीक है। एक तो ये ग्रो भी कहाँ करते हैं? सीवेज पे भी ग्रो कर जाते हैं भाई, एनिमल वेस्ट पे भी ग्रो कर जाते हैं और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन देंगे। तो जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, ये जो सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर वाइडली यूज्ड बाय होम? स्पेस ट्रैवलर्स। क्यों ना आम जनता के लिए भी इसको यूज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी को राजमा छोले थोड़ी ना चाहिए, बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है। अब स्पेस ट्रैवलर्स आपकी तरह जो है छोले भटूरे तो नहीं खाते हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट, उनको पता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, दे कंज्यूम सिंगल सेल प्रोटीन्स, ठीक है। तो टेक 5 मिनट्स ब्रेक, विल स्टार्ट विथ टिश्यू कल्चर।